हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन, सेकंड लेक्चर में फाइनेंशियल डिसीजन का पहला डिसीजन दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यहां तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग सेकंड डिसीजन दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि एक बिजनेसमैन को जो पैसे इन्वेस्ट करने हैं। इसके पहले वाले डिसीजन में हम लोग बात कर रहे थे कि बिजनेसमैन किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहता है। तो अगर वो किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहता है तो उससे पहले उसके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। तो अगर उसके पास पैसा नहीं है, सो व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर ही कैन रेज मनी। भाई कुछ पैसे बिजनेसमैन के पास होते हैं, कुछ पैसे उसको रेस करने पड़ते हैं। तो फिर पैसे को रेस करने के प्रोसेस को, रेस करने के तरीके को हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसके अंदर आएगा डिसाइडिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। भाई पैसा रेस करने के बिजनेसमैन के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उन सारे सोर्सेज में से किस सोर्स को वो चूज करता है, इट इज ऑल अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, फ्रॉम वेयर टू रेज फंड्स। अब यहाँ पे तीन बेसिक सोर्सेज की बात करी हुई है। उन तीन बेसिक सोर्सेज में पहला सोर्स है डेट। अब अगर हम डेट की बात करेंगे तो डेट इज लॉन्ग टर्म बोरोविंग, कि जो कुछ भी पैसा आप ले रहे हो, जो कुछ भी पैसा बिजनेसमैन ले रहा है, वो एक लंबे समय के लिए ले रहा है और वो पैसा एक लंबे समय तक बिजनेस में इन्वेस्ट रहने वाला है, जिसके ऊपर बिजनेसमैन को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब वो डिबेंचर्स के थ्रू हो सकता है, बैंक लोन के थ्रू हो सकता है, किसी भी तरह का डेट, ऑल्सो कॉल्ड बोरोड फंड। ऑब्वियसली वो बोरोड फंड है, वो उसका खुद का पैसा नहीं है, बाहर से रेज किया हुआ पैसा है। सेकेंडली इक्विटी, ऑल्सो कॉल्ड ओनर्स फंड। इक्विटी का ही मतलब होता है शेयर्स इशू करना। जब बिजनेसमैन शेयर्स इशू करके पैसे इकट्ठा करता है, कोई पब्लिक कंपनी है जिसके पास ये राइट है कि वो शेयर इशू कर सकती है, तो शेयर इशू करके जब वो पैसे इकट्ठे कर रही है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी का मतलब ही होता है कि उस बंदे ने कुछ शेयर लिए हुए हैं, इसलिए वो आपके बिजनेस का पार्ट ओनर बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ओनर्स फंड। लास्टली इसके अंदर आता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या है? रिटेन किया हुआ पैसा, बचाया हुआ पैसा। बिजनेसमैन जब प्रॉफिट कमाते हैं तो उसमें से कुछ पैसा वो रिजर्व के तौर पे फ्यूचर के लिए सेव करके रख देते हैं। वही पैसा उनको आगे काम में आता है और ये पैसा सबसे बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि एक चीपेस्ट सोर्स है, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई डिविडेंड या प्रॉफिट शेयर करने की जरूरत नहीं है। भाई अगर आप डेट से पैसा रेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आप इक्विटी से पैसा रेज कर रहे हो तो आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स के साथ। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग तो आप ही का बचाया हुआ पैसा है, तो इसको आप अगर लगा भी दे रहे हो तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। दैट इज वाई ये एक अच्छा सोर्स माना जाता है। And then deciding about how much to raise from equity and how much to raise from debt। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हम यही डिसाइड करते हैं कि हम कितना पैसा किस सोर्स से रेज करें, कितना पैसा हम डेट से ले ले, कितना पैसा हम इक्विटी से ले ले, कितना पैसा हम खुद अपना लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? क्या डेट से लेना बेहतर है, इक्विटी से लेना बेहतर है, या रिटेन अर्निंग करना बेहतर है? तो यहाँ पे मोस्टली जो बिजनेसमैन है वी प्रेफर ब्लेंड मिक्सचर ऑफ बोथ द सोर्सेज या ऑल द सोर्सेज। सो बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसलिए मैं इस सोर्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका कुछ पैसा इक्विटी से भी आए और कुछ पैसा डेट से भी आए। अब आप बोलोगे सर ये कैसी बात हुई? मान लीजिए उसको सिर्फ अगर डेट में फायदा हो रहा है देन व्हाई ही विल गो फॉर इक्विटी, या फिर उसको अगर सिर्फ इक्विटी में फायदा हो रहा है देन व्हाई ही विल गो फॉर डेट। तो इसी का आंसर देने के लिए हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब हमें समझना है कि कंपनियां इक्विटी और डेट का ब्लेंड, दोनों का मिक्सचर क्यों चूज करती हैं। इसके लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और वो टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का सीधा ये बोलता है कि इट इज द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए, बिजनेस के ऑपरेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिस सोर्स से हम पैसा ले रहे हैं उसमें डेट का भी पोर्शन होता है और इक्विटी का भी पोर्शन होता है, यानी कि दोनों के मिक्सचर से बनता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट भी आएगा और इक्विटी भी आएगा। अब ये डेट और इक्विटी दोनों क्यों आता है? दोनों के अपने अपने रिस्क और कॉस्ट बेनिफिट्स हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला हो गया डेट अपॉन इक्विटी, और यहां साफ लिखा है कि बोथ द सोर्सेज डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क। दोनों के अपने अपने एसोसिएटेड कॉस्ट हैं और दोनों के अपने अपने एसोसिएटेड रिस्क हैं। तो हमें एक एक करके दोनों को पहले समझना पड़ेगा। देखिए अगर मैं डेट की बात करूं तो डेट का एडवांटेज क्या होता है?
इट इज चीपर देन इक्विटी। डेट जो है वो एक चीपर सोर्स है इक्विटी के कंपैरिजन में। क्यों ऐसा है? एज इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट एंड इज टैक्स डिडक्टेबल। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि वो फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करता। इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, तभी समझ पाएंगे कि डेट चीपर क्यों है। जब भी आपको पैसा रेज करना होता है, अगर आप इक्विटी शेयर से पैसा रेज कर रहे हो तो पैसा रेज करने के लिए भी आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। अब वो पैसे आपको अलग अलग तरीके से लगाने पड़ते हैं। पहले आपको प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ेगा कि भैया मेरी कंपनी का शेयर आने वाला है, अलग अलग जगह पे एडवर्टीजमेंट करानी पड़ेगी, ब्रोकर को आपको हायर करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इस तरीके के तमाम खर्चे होते हैं जो शेयर इशू करने के लिए लगाए जाते हैं। तो जब भी हम शेयर इशू करते हैं उसमें ये जो खर्चा आता है शेयर इशू करने का, इस खर्चे को हम लोग बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ऑब्वियसली डेट के केस में तो आप सीधे बैंक जाओगे। अगर आप बैंक जा रहे हो, आपने जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज है वो फॉर्मेलिटीज करी और वहां से पैसा ले लिया, तो उस केस में आपकी कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती है। क्यों फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती है? बिकॉज आपको ये सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं है पैसा इकट्ठा करने के लिए। दूसरा, डेट एक टैक्स डिडक्टेबल सोर्स है। अब सर ये क्या नई चीज आ गई कि डेट से पैसा लेंगे तो हमें टैक्स में कैसे फायदा हो जाएगा? इसके लिए मैंने छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अज्यूम करिए कि सेल्स हुई है केस नंबर ए में भी 1000 की और केस नंबर बी में भी 1000 की, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि केस ए जो है, केस ए में डेट इन्वॉल्व है। आपने डेट लिया है और अगर आपने डेट लिया है तो ऑब्वियसली आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो भी मैंने डेट लिया होगा उसके ऊपर मुझे 50 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। लेकिन केस बी में मैंने कोई भी डेट नहीं लिया, इसलिए मुझे वहां इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे डैश कुछ भी नहीं आएगा। 1000 में से जब हम 50 रुपीज माइनस करेंगे देन वी विल गेट 950 रुपीज। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था तो वो 1000 का 1000 एज इट इज रहेगा। नाउ कम्स द टर्न कि हम लोग 10% टैक्स निकाल लें। मैंने एक रैंडम फिगर ले लिया है 10% का, तो 950 का जब आप 10% निकालोगे तो 95 आएगा और 1000 का जब आप 10% निकालोगे तो 100 आएगा। तो इस केस में आपका जो अमाउंट आ रहा है दैट इज 855 और इस केस में आपका अमाउंट आ रहा है 900। तो यहाँ पे आपको दिखा साफ साफ कि जिस केस में डेट इन्वॉल्व है वहां इंटरेस्ट पे करने की वजह से इंटरेस्ट का पैसा माइनस होता है, इसलिए वो टैक्स में आपको बेनिफिट देता है। वहां पे आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो टैक्स डिडक्टेबल है, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, जो कि आपको इक्विटी के केस में नहीं मिलेगा। तो ये इसके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। इसी तरीके से हम देख लेते हैं इक्विटी का। इक्विटी का एडवांटेज क्या है? नो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड। ऑब्वियसली इक्विटी के केस में तो ऐसे चलता है कि प्रॉफिट होगा तो शेयर करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं शेयर करेंगे। भाई प्रॉफिट होगा तो आपको पैसे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर तो ऐसे ही चलते हैं, बहुत प्रॉफिट होगा तो शायद आपको बहुत पैसा भी मिल जाए, नहीं हो रहा है तो शायद आपको कुछ भी ना मिले, तो वैसे आपको बियर करना पड़ जाएगा। वहीं पे इसका एक डिसएडवांटेज है, हाई रेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। मैंने अभी आपको बताया फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है कि शेयर इशू करने का एक्सपेंस। तो वहां पे डेट के केस में कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको हाई रेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो इट इज बेटर कि आप दोनों का मिक्सचर चूज करो, दोनों का ब्लेंड चूज करो, ताकि आपको दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज से खेलने का मौका मिल जाए। इसीलिए एक कंपनी एक प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो करती है जिसमें वो कुछ पोर्शन इक्विटी से लेती है और कुछ पोर्शन डेट से लेती है। तो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन। अभी भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।